नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। एक हफ्ते तक दिल्ली एम्स में रह सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पत्नी और बेटी के साथ एम्स में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रह सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेट हुए थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। फेफड़ों में इंफेक्शन, बुखार के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। मेडिसिन विभाग की निगरानी में भर्ती हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। डॉक्टरों ने ठीक बताई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। वो दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक वो दिल्ली एम्स में ही भर्ती रह सकते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी एक हफ्ते तक दिल्ली एम्स में ही रहेंगी। मेडिसिन विभाग की खास निगरानी में हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जब उनके खून की जांच की गई तो फेफड़ों में इन्फेक्शन भी आया और बुखार भी रह रहा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और अब उनको दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एम्स में रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के जल्द स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हों। समाज को, राज्य को उनके नेतृत्व की बेहद जरूरत है। आपको बता दें कि सीएम को फेफड़ों में इंफेक्शन और बुखार के चलते दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हल्का बुखार था। कल दून अस्पताल में सीएम के खून की जांच हुई थी, साथ ही उनका सीटी स्कैन कराया गया था। जांच में फेफड़ों में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है, जिसके बाद उन्हें एहतियातन दून अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, बल्कि उनके पार्टी के अंदर जो संभावित टूट की खबरें हैं मैं उस पर टिप्पणी करने से इसीलिए बचना चाह रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं वो स्वस्थ हों और राज्य को, समाज को उनके एक स्वस्थ मुख्यमंत्री की कामना है सब। ठीक है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके परिवार के अस्वस्थ होने और दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बाद सभी धर्मों से जुड़े लोग मुख्यमंत्री और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इसी क्रम में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शादाब शम्स के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज द्वारा पीर बाबा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह पर चादर चढ़ाकर सीएम और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी गई। इस दौरान शादाब शम्स ने कहा कि हम पीर साहब की दरगाह पर उस व्यक्ति के लिए दुआ मांगने आए हैं जिसने प्रदेश भर की जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा की योजना देने का काम किया है। इस दौरान अल्पसंख्यक समाज के कई व्यक्ति मौजूद रहे और सीएम के स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांगी गई। जल्दी जाओ तुम। केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन और जनपद के अधिकारियों से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। कुंभ से ठीक पहले इस अंतिम बैठक में निशंक ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनवाए जा रहे हरिद्वार देहरादून, हरिद्वार नजीबाबाद, हरिद्वार मुजफ्फरनगर और रुड़की लक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री निशंक के अनुसार पिछली बैठक में जो टारगेट तमाम विभागों को दिए गए थे वो लगभग पूरे हो रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा हरिद्वार जनपद को आकांक्षी जनपद की श्रेणी में रखा गया है। लिहाजा केंद्र सरकार पूरी तरह से जनपद के तमाम कार्यों पर नजर बनाए हुए है। निशंक ने कहा कि जल्द ही हरिद्वार में बहुप्रस्तावित रिंग रोड योजना पर कार्य शुरू हो जाएगा। इस 2500 करोड़ की योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी का सौंदर्यीकरण पूरा कर लिया जाएगा। मास्क लगा लो भैया, मास्क लगा लीजिए। हाँ, मैं अभी और अब आपको हरिद्वार से एक अहम खबर दे दें, जहां कुंभ मेले को लेकर पुलिस की खास तैयारी देखने को मिल रही है।
खुफिया विभाग एनआईए की भी मदद ली जा रही है। आईबी, सीबीआई, स्पेशल ब्रांच की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो कुंभ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि बड़ी तादाद में कुंभ के मेले में लोग आते हैं। इसी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा की गई है। देहरादून से अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को दिया नए साल का तोहफा। 1 जनवरी से पुलिस कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। 1 जनवरी 2021 से 9 जिलों के पुलिस कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक विश्राम। पौड़ी, टेहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में नियुक्त पुलिसकर्मियों को फायदा मिलेगा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में नियुक्त पुलिसकर्मियों को भी लाभ मिलेगा। पुलिसकर्मियों के मनोबल और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो 1 जनवरी 2021 से अब साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा पुलिसकर्मियों को, और इस बात का ऐलान खुद डीजीपी अशोक कुमार की ओर से कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में पुलिसकर्मियों को अब अवकाश दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश होगा। पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो नए साल पर ये तोहफा दिया जा रहा है पुलिसकर्मियों को। 1 जनवरी 2021 से अब साप्ताहिक अवकाश पुलिसकर्मियों को मिलेगा। चलिए बात करेंगे अगली अहम खबर की। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान का उत्तराखंड दौरा है। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। राज्य की 5 विधानसभाओं में किसान यात्रा निकालेंगे भगवंत मान। जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे भगवंत मान। जसपुर, खटीमा, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज में किसान यात्रा होगी, जिसमें भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं भगवंत मान, जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2 दिन का ये दौरा है और इस बीच किसान यात्रा निकाली जाएगी आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसमें भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, भगवंत मान उत्तराखंड आ रहे हैं, 2 दिनों का ये दौरा बताया जा रहा है, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है भगवंत मान का, जरा तफसील से बताइए। देखिए, देश भर में किसानों के में जिस तरीके का आक्रोश नए कृषि सुधार कानून से देखने को मिल रहा है, इसी को के विरोध में जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। और इसी के तहत आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं भगवंत मान, उनका 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा। इसमें अभी जो है भगवंत मान उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और जसपुर क्षेत्र में उनकी सभा चल रही है। जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वहां पर वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा कल भी उनका जो राज्य की जो अन्य विधानसभाएं जिसमें खटीमा है और भी कुमाऊं की जो विधानसभाएं हैं वहां पर उनका संबोधन होगा। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है और किसान न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार से ये मांग की जा रही है कि जो किसानों की मांगे हैं उसको पूरा तत्काल प्रभाव से पूरा करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। जी अंकित, जैसा कि आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड में नई पार्टी है और इस बीच अब भगवंत मान आ रहे हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर हालांकि कहा जा रहा है कि वो आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में पार्टी की यही कोशिश है कि अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं नए लोग भी शामिल हो सकते हैं, नए लोगों को जोड़ने की भी कवायद ये हो सकती है। अंकित, अब बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और लगातार उनका जो परिवार है वो उसको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। हालांकि ये जब किसानों का मुद्दा आया है तो इसमें अधिकांश जो हमारे किसान हैं वो कुमाऊं क्षेत्र के हैं और कहीं ना कहीं यही देखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों के को लेकर के किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है और इसमें आपके जो सांसद है भगवंत मान उनको भी इसी वजह से जो है वो बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने जो पैर है वो उत्तराखंड राज्य में मजबूत करना चाहती है और आम आदमी पार्टी का दावा भी यही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है उसको धोखा दिया है। तो वो जनता के जो मुद्दे हैं उस पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसी के तहत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसी के तहत कहीं ना कहीं अपना ये जो यात्रा भी निकाल रही है, किसान न्याय यात्रा, और लगातार जो आपने बात कही वो संगठन की मजबूती के लिए भी लगातार पार्टी में
कई कार्यकर्ता बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वहां से निकल करके आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, देखना होगा भगवंत मान का उत्तराखंड में आना कितना फायदेमंद साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित काला, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। पौड़ी में हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां जिलाधिकारी ने आज पाबो ब्लॉक में आधार कार्ड बनाने के लिए एक कैंप का आयोजन करवाया है, जहां दिव्यांगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हिंदी खबर ने दिखाया था कि बरशीला गांव के हिमांशु और यशवंत, जो बचपन से मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, उनकी मां को आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार ऑफिस के लगातार चक्कर काटने पड़ रहे थे, जिस खबर के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने इस पर संज्ञान लिया और कैंप का आयोजन करवाया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने आज पाबो में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन करवाया है, जिसमें के आसपास के गांव के करीब 300 से 400 लोगों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। दोनों दिव्यांगों के आधार कार्ड बनने के बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। और अब आपको एक अहम खबर दे देते हैं। देवभूमि में पड़ रही है जमकर बर्फ। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट देवभूमि में जारी किया है। 3 दिन तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है। चोपता में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। तो लगातार बर्फबारी जिस तरीके से हुई है उसके बाद ठंड भी बढ़ गई है और सैलानी जमकर लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देवभूमि में बर्फ पड़ी तो वहीं सैलानी भी जमकर बर्फ का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। एक दूसरे पर बर्फ फेंकी जा रही है, जमकर मजा लिया जा रहा है बर्फबारी का। और 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से और जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। समय खड़े हैं पहाड़ों के राजा चक्रौता में, जहां पर की सीजन की पहली बर्फबारी यहां देखने को मिली। अभी तक केवल लोखंडी में बर्फबारी हुई थी, लेकिन ये सीजन की पहली बर्फबारी यहां चक्रौता में होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। हमारे साथ यहां नोएडा से आए हुए अचिन हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ आने के बाद कैसा लगा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। ये सीज़न की पहली बर्फबारी थी जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगी और हम लोग कब यहाँ पे आ पाएंगे। और हमारी छोटी बेटी है जो कि शायद 3-4 साल की है ऑलमोस्ट, तो उसने पहली बार बर्फ़ देखी है, जो कि वो बहुत पसंद कर रही है इसको। और इनके साथ ही आए हुए एक और हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कैसा लगा यहाँ। मुझे चक्राता में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है और ये मेरा पहला मतलब काफ़ी टाइम बाद एक्सपीरियंस है, तो आई लाइक दिस वेरी मच। और आई लाइक दिस वेरी मच बिकॉज दिस टाइम आई एम एंजॉइंग विद माई फैमिली एंड विद माई डॉटर, सो आई लाइक इट वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर्यटक आए हुए जो चक्रोता घूमने आए हुए हैं और यहाँ बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। तो मैं कैमरामैन परविंदर तुली, हिंदी खबर, चक्रोता। और अब आपको हल्द्वानी से एक अहम खबर दे दें, जहां ब्रिटेन से लौटी महिला निकली है कोरोना पॉजिटिव। विदेश से लौटे 13 लोगों में से एक महिला संक्रमित पाई गई है। महिला को कोविड सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। ब्रिटेन से हल्द्वानी पहुंचे थे 13 लोग, जिसमें से एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और अब इस महिला का अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती है, कोविड सेंटर में इसको भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 13 लोग लौटे थे ब्रिटेन से और इनको लेकर कई तरीके की बातें कही जा रही थी। इन सभी की जांच की गई है, जिनमें से एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। देहरादून से आपको अहम खबर दे दें, जहां उत्तराखंड में 205 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 79,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 79,850 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड में आज 305 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 81,688 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 5,000
511 एक्टिव केस हैं और राज्य में आज 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 1489 संक्रमित मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 81,688 संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 90% से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन लगातार जो नए कोरोना के मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं और अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो कोरोना के कुल 5,511 एक्टिव केस हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जसवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जसवीर सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अभी उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस रेट जो है वो ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस कम है और जो सही होने वाले लोगों की तादाद है वो ज्यादा है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल कोरोना को लेकर, जसवीर? देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि एक तो सर्दी ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग काम के लिए निकलते हैं तो थोड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। और खासतौर पर पिछले दिनों भी एक मामला सामने आया था जिसे लेकर कहा गया था कि जिस तरह से पहले चेकिंग अभियान थे वो कम हो गए हैं और बॉर्डर पर भी कहीं ना कहीं उस तरह की मुस्तैदी नहीं रही है। दूसरी बात ये थी, शादी विवाह है उसमें भले ही सरकार की गाइडलाइन तो जारी कर दी गई, लेकिन अभी भी जो देहात क्षेत्र है उनमें खास तौर पर कोई लोग परमिशन नहीं ले रहे हैं और बिना परमिशन के जो भीड़ बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरह जो है कोरोना फिर दोबारा से फैल रहा है। तो ऐसे में केसों का ज्यादा तादाद लाजमी है और इस तरह से प्रशासन को इस तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक और है, जो पहले की तरह जिस तरह से शुरुआती दौर में जो टेस्टिंग थी, यानी कि कोरोना जांच जो सैंपल लिए जा रहे थे उनमें भी कहीं ना कहीं अब कमी आई है, तो ये भी एक वजह मानी जा रही है। बिल्कुल जसवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। देखते रहिए हिंदी खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना की जांच को लेकर वैसे तो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही पूरी गंभीरता और ताकत से जुटा हुआ है, लेकिन अब विभाग की ओर अधिक मुस्तैदी झुकनी पड़ेगी। वजह यह है कि सेना की भर्ती के चलते क्षेत्र के अनेक युवाओं की कोरोना जांच होनी है। इसी वजह से आज भी लक्सर CHC परिसर में कोरोना की जाँच कराने वाले युवाओं में भारी भीड़ देखी गई है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं, लेकिन जिस तरह से युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं विभाग के भी हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की जांच का काम और ज्यादा बढ़ गया है। लक्सर CHC पर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं युवाओं की भीड़ लगी हुई है। ये वो भीड़ है जो 31 तारीख में उत्तराखंड के कोट द्वार में सेना की भर्ती होने वाली, उसमें ये लोग भाग लेंगे। और वजह यह है कि आज ये लोग CHC पर आकर के अपना कोविड की जांच कराना चाहते हैं। यानी कि सीधे बात यह है कि सेना की भर्ती में 48 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड होना जरूरी है, वरना उसके बिना वो लोग वहाँ भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज ये भीड़ लगी हुई है। और अभी ये भी सुनने में आया कि करीब 1500 से अधिक युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ टीमें बढ़ाई गई हैं ताकि आज शाम तक या कल सुबह तक इन सभी युवाओं का जितनों के आवेदन यानी जितनों का पर्चा बन जाएगा उन सब की कोविड जांच हो जाएगी। तभी जाकर के ये लोग वहां पर अपेयर होंगे और कहीं ना कहीं सेना में भर्ती में भाग ले सकेंगे। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। लक्सर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने एक सप्ताह की भागदौड़ के बाद आखिरकार आशीष हत्याकांड के मुख्य तीनों आरोपियों शिवपाल, अर्जुन और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। SSP सेंथिल अबुदई कृष्णा राज एस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बसेड़ा गांव में बीते 21 दिसंबर आरोपियों ने गांव के राजेश के साले के बेटे आशीष की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और राजेश के 16 साल के बेटे दीक्षित कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वारदात के बाद मेनपाल पर मनोज राजू को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शिवपाल, अर्जुन और राहुल फरार हो गए थे। SSP ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की टीमों ने क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है इन्हें और इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए 3 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन्हें चालान के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। SSP ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की है।
21 तारीख जो 21 दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली इलाके में सूचना मिली थी कि 2 लोगों को ऊपर गोली लग गई है। तो तुरंत मौके पर पहुँच रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति है आशीष है, उनका मौके पर डेथ हो गई। एक दीक्षित है, उनका जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें FIR 23 तारीख को पंजीकृत हुआ था। इसमें जो है 5 लोग नामजद थे। इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसमें 3 जो मेन मुलजिम है, जो शिवपाल है, अर्जुन है, राहुल है, इनको गिरफ्तारी में आज सुबह जो है हमारा लक्सर कोतवाली टीम को सफलता मिली और आज इनको गिरफ्तार करके जो माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेज रहे हैं। इनसे जो है घटना में प्रयुक्त तमंचा 3 जो देसी तमंचा हमने रिकवर किया और 4 जिंदा कारतूस हमने बरामद किया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की उत्तम शुगर मिल में 2 दिन पहले किसानों के जरिए की गई फायरिंग का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर खुलेआम फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तम शुगर मिल में 2 दिन पहले 2 अलग अलग गाँव के किसानों में गन्ना पहले तुलवाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष की ओर से हवा में फायरिंग की गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव हो गया था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला था। पुलिस इस मामले में 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है और एक को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राव सरवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव सरवर, आपसे जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि 2 गुटों के बीच काफी पथराव भी हुआ और गोली चलाई गई है। अब कितने लोगों को फिलहाल जो है, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस मामले को लेकर? राव सरवर जी, ये पूरा जो मामला है रुड़की क्षेत्र मंगलौर के उत्तम शुगर मिल का है, जहां पर जो है किसान जो है गन्ना तुलाई को लेकर जो है आमने सामने आ गए थे। मामला इतना बड़ा था कि किसान जो है उसने जो है पिस्टल निकाल के जो हवा में जो है फायरिंग कर दी थी। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, दोनों गुटों के बीच जो है जमकर पत्थरबाजी भी हुई। सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची। जिस व्यक्ति ने जो है फायरिंग की थी उसको हालांकि हिरासत में ले लिया था। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी जो है बरामद किए थे। फिलहाल पुलिस ने जो है आधा 1 दर्जन के लगभग जो है किसानों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया हुआ है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से कल ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है फायरिंग का लेकर, कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर पुलिस के महकमे में भी एक खलबली सी हड़कंप बचा हुआ है कि जो किसान है वो भी जो है एक तरफ तो सड़कों पे उतर के अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पे है, कृषि बिल को लेकर, दूसरी तरफ किसान जो है गन्ना तुलाई को लेकर भी आमने सामने आ रहे थे। गंभीर विषय है जी। बिल्कुल राव सरवर, गंभीर विषय है ये। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। रात का अंधेरा होते ही काशीपुर नगर प्रशासन की पोल खोलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली अपने दल बल के साथ सड़कों पर सो रहे लोगों की तलाश में निकल गए। इस दौरान शहर की सड़कों के किनारे, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों से मिलकर उनको नगर निगम में सुरक्षित रैन बसेरा पहुंचाया गया। उनके साथियों ने कंबल की व्यवस्था भी कराई। आपको बता दें, सर्द हवाओं के साथ ठिठुरती रात में रैन बसेरे के कमरों के अंदर पहुंचकर बेसहारा बेघर लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ नगर प्रशासन रैन बसेरे को लेकर अपनी पूरी तैयारी का वादा कर रहा था, लेकिन धरातल पर नगर निगम प्रशासन के वादे खोखले साबित हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजहर मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजहर मलिक, जानना चाहूंगी आपसे, काशीपुर में बताया जा रहा है कि ठंड में ठिठुर रहे बेसहारा लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया गया। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अहम रोल निभाया है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी जोरों पर तैयारियां कर रही हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के अभी शामिल हुए दीपक बाली जी ने देर रात को घूमकर सड़कों पर, सड़क किनारे, बस अड्डों पर सोए हुए लोगों को रैन बसेरा पहुंचाकर नगर प्रशासन की एक पोल खोली है, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन लगातार अपने वादे और रैन बसेरे की तैयारियों का पूर्ण वादों का हवाला दे रहा था, जिसको लेकर दीपक बाली ने उसकी पोल खोलते हुए दिखाई दिए हैं। देर रात्रि नगर निगम में सड़कों पर सो रहे लोगों को
गाड़ी में बिठाकर उन्हें रैन बसेरा में सुलाया और साथ ही उन्हें रजाई गद्दों का भी इंतजाम कराया। जी बिल्कुल अजहर मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। आराम से लेटो। दिसंबर महीने का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और ठंड से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ठंड में भी जंगल की आग खूब धधक रही है। यमुना घाटी के ज्यादातर जंगल आग की चपेट में हैं। अपर यमुना वन प्रभाग के रवाई रेंज में आग की चपेट में वन संपदा नष्ट हो रही है। इतना ही नहीं, जंगल के जानवरों का जीवन भी इस आग से संकट में पड़ गया है। लगातार जंगलों में लगी आग पर वन महकमे की बड़ी नाकामी भी देखी जा रही है, जो साफ जाहिर कर रहा है कि आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम वन महकमा नहीं कर सका है। फिलहाल रवाई रेंज के राडी, राजगढ़ी और कनेसरू गांव के जंगलों में आग लगी है, जबकि नौगांव और मुगरसंती रेंज के बर्नी घाट के पास भी जंगल आग की चपेट में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।